Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to the 100th episode of the Inside Scoop. I am Ashla Khan. आज हम complete कर रहे हैं 100 episodes and it's been a beautiful journey. आपको पता है ये शो स्पेशली डिज़ाइन हुआ है कि हम आपको एजुकेट करें, इन्फॉर्म करें इकोनॉमी पे, बिजनेस न्यूज़ पे, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स पे और हमारी पूरी कोशिश होती है टू एक्सप्लेन दिस लेमैन टर्म्स में. तो शुरू करते हैं बाय टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट. एज ऑलवेज आवर मार्केट इज करंटली ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स प्लस. बहुत खूबसूरत मार्केट चल रही है दीज डेज एंड ऑल टाइम हाइज कॉन्स्टेंटली. हम आप लोगों को पहले से ही बता रहे थे कि वी वर जस्ट वेटिंग कि जियो पोलिटिकली चीज़ें थोड़ी रिलैक्स हों एंड देन द बुल रन विल कंटिन्यू. इट इज़ कंटिन्यूइंग टू कंटिन्यू. आई थिंक द नेक्स्ट टारगेट इज़ 150,000 पॉइंट्स जो इंशाल्लाह way before year end should be reached. बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि और बाय दिसंबर 2025 इंडेक्स 1,27,000 पॉइंट्स से पहुंच जाएगा, लेकिन इट्स जुलाई एंड वी ऑलरेडी रीच्ड 130,000 पॉइंट्स. सो कल थर्सडे को KSE 100 इंडेक्स ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग एट 130,686 पॉइंट्स. इंट्राडे हाई था व्हिच वाज अनदर ऑल टाइम हाई of 131,325 points. And analysts कह रहे हैं कि strong institutional buying, earnings optimism and positive macro indicators इस रैली को fuel कर रहे हैं, right? So to see कि कल क्या buying और selling हुई है, हमने काफ़ी टाइम से ये चार्ट देखी नहीं है. Let's look at the Fippy-Lippy. Do we have the Fippy-Lippy? Yes, we do. Okay, lovely. So in the Fippy-Lippy, let's look at mutual funds क्या कर रहे थे. Mutual funds net buyers थे $5.5 million के. They bought $11 million worth and sold almost $6 million worth. सबसे ज़्यादा buying इनकी हुई है E&P sector में, because कल we saw that PSO was rallying. Major buying फिर से हुई है cement sector में. Selling किधर हुई है? Let's take a look at that. Selling is in the bank sector. Okay, yes, क्योंकि कल हमारे banks were what was pulling the index down. हमारी इतनी high closing इसलिए नहीं हुई थी because our banks were all down. हालांकि परसों banks ने खींचा हुआ था and banks were what caused the rally. तो if we look at individuals क्या कर रहे हैं, तो individuals ने net selling की E&P में, जहाँ mutual funds ने buying की, power sector में भी selling की, OMCs में, so basically energy में overall selling, major buying की banking sector में and selling, yeah, that's about it. अगर हम brokers को देखें तो brokers ने net mostly buying की है bank sector में, okay, and selling cement sector में. So Fippy-Lippy essentially आपको बताता है कौन क्या कर रहा था उस डे एंड तक. ये न्यूज़ निकलती है few hours after market close. I think market close जो 3:30 बजे होता है, उसके कोई 4-5 घंटे बाद यूजुअली Fippy-Lippy आता है, कभी कभार नहीं भी आता. But it depends on NCCPL कि वो लोग डेटा देते हैं नहीं देते. But overall it's a good idea कि कौन क्या कर रहा था and then it gives you an idea कि कौन से सेक्टर को देखना चाहिए, especially institution side पे, because you know institution knows everything. So moving on to हमारी market news segment. रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रीसेंट फ़ोन कॉल में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि वो यूक्रेन वॉर का पॉलिटिकल सलूशन चाहते हैं, लेकिन मॉस्को अपने ओरिजिनल गोल से पीछे नहीं हटेगा. क्रेमलिन उशकोव के मुताबिक ये वाइड रेंजिंग कॉन्वर्सेशन थी जिसमें ईरान और मिडल ईस्ट भी डिस्कस हुआ. ट्रंप ने फिर से मिलिट्री एक्शन ख़त्म करने की अपील की, लेकिन पुतिन ने क्लियर किया कि रशिया नेगोशिएटेड एंड के लिए तैयार है, लेकिन वो उन रूट कॉजेज़ को ख़त्म करेगा जो उनके मुताबिक इस वॉर के सबब बने. रशिया का ये स्टांस कोई नया नहीं है. नेटो के इन्फ्लुएंस से यूक्रेन को दूर रखना और वेस्ट के एक्सपेंशनिज्म का ब्लॉक करना उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा है. What will be the global impact of this news? अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है तो एनर्जी प्राइसेस स्पेशली गैस एंड ऑयल फिर से अनस्टेबल हो सकती हैं, क्योंकि यूरोप का रिलायंस अभी भी ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स पे है. साथ ही ग्लोबल ट्रेड की अनसर्टनिटी बढ़ती है. कमोडिटीज़ और सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो सकती हैं. कैपिटल मार्केट्स को ये बात सेंसिटिव बनाती है, स्पेशली इन यूरोप एंड इमर्जिंग मार्केट्स. ट्रंप ने पावर में आने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि वो ये वॉर एंड करेंगे और अब वो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब तक पीस की तरफ प्रोग्रेस नहीं बनी है. लेकिन कॉल पे पुतिन ने कोई सॉफ्टनिंग या कॉम्प्रोमाइज़ का सिग्नल नहीं दिया. ईरान पे भी कॉन्वर्सेशन हुई
प्यूटन ने एम्फोसाइज़ किया कि ये डिस्प्यूट सिर्फ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल तरीके से सॉल्व होनी चाहिए। ये उस कॉन्टेक्स्ट में आया जब यूएस ने पिछले महीने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पे एयर स्ट्राइक्स किए थे, जिससे रशिया ने इलीगल और इनप्रोवोक कहा था। बॉटम लाइन ये है कि कॉल सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स थी, लेकिन कोई रियल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। अगर प्यूटन अपने स्टांस पे कायम रहते हैं और ट्रंप या बाइडन का नेक्स्ट स्टेप अग्रेसिव होता है तो ग्लोबल मार्केट्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क एस्केलेट हो सकता है। इन्वेस्टर्स स्पेशली इन एनर्जी, डिफेंस, कमोडिटीज शुड स्टे अलर्ट, क्योंकि ये टेंशन सीधा बिजनेस सेंटिमेंट और रीजनल स्टेबिलिटी पे असर डाल सकते हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड, इन पाकिस्तान कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं विच वी वुड लाइक टू शेयर विथ यू। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का लैंडस्केप तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जनवरी से मई 2025 के दरमियान 12.5 मिलियन मोबाइल हैंडसेट्स पाकिस्तान में असेंबल हुए हैं, जबकि सिर्फ 0.76 मिलियन फ़ोन्स कमर्शियल इंपोर्ट हुए हैं। ये एक क्लियर सिग्नल है कि मेड इन पाकिस्तान डिवाइसेस की तरफ चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। पिछले साल 2024 में 31 मिलियन फ़ोन्स बने थे एंड इम्पोर्ट फिगर्स 1.7 मिलियन तक लिमिटेड थे। इस साल भी यही ट्रेंड है। पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। इसमें 6.5 मिलियन फ़ोन्स 2G थे, जबकि 5.5 मिलियन स्मार्टफोन्स असेंबल हुए हैं। पीटीए डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के नेटवर्क पर 67% डिवाइसेस स्मार्टफोन्स हैं, 33% 2G, यानी डिजिटल अडॉप्शन क्लियरली बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट्स में डिक्लाइन देखा है। जुलाई से मई तक पाकिस्तान ने 1.3 बिलियन डॉलर्स के फ़ोन्स इंपोर्ट किए, हालांकि लास्ट ईयर के मुताबिक में 16.3% नेगेटिव ग्रोथ है। रुपी टर्म्स में भी इंपोर्ट्स गिर गए हैं, 378 बिलियन तक आ गए हैं कंपेयर टू 458 बिलियन पिछले फिस्कल ईयर में। इन द सेम पीरियड मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंपोर्ट्स 19% कम हुए एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ये 35.8% के डिक्लाइन पे बैठे हुए हैं। इस ट्रांजिशन से लोकल जॉब्स बढ़ती हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बनता है, ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होता है, स्पेशली जब गवर्नमेंट बजट 26 में मोबाइल एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने की प्लानिंग की जा रही है। दूसरी तरफ टेलीकॉम सर्विस क्वालिटी भी हाईलाइट में है। पीटीए ने सिर्फ मई 2025 में 10,000 कंप्लेंट्स रिसीव की, जिसमें से 98% रिजॉल्व कर ली गई। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स जैस पे आई 3500, लेकिन रेजोल्यूशन रेट वाज 99.3%। जोंग, टेलीनॉर, यूफोन के अगेंस्ट भी सब्सटैंशियल कंप्लेंट्स आई, लेकिन सब ऑपरेटर्स ने 97% से ऊपर रेजोल्यूशन रेट मेंटेन किया। जहां मैन्युफैक्चरिंग हाई पे है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैव हिट अ वॉपिंग $40 billion mark. This is a major achievement because of course we know कि current account surplus इस चीज़ से affect होता है। It means कि जब आपके export ज़्यादा होते हैं import से, तो आपकी रुपी stability strong होती है, आपकी currency depreciation की threat कम होती है, and again when your currency is strong, your inflation is again going to remain very low due to that, and आपके exports are going to become more competitive because inflation is going to be less। तो वो जो प्रेशर्स आते हैं आपकी करेंसी पे एंड योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन, सो ऑफ कोर्स when your exports are stronger in your company, बहुत baseline measurement है for when your exports are more than your imports and your exports are getting stronger, तो आपकी currency risk deplete होती है। तो पाकिस्तान के लिए एक और positive indications of growth सामने आया। स्टेट बैंक के foreign exchange reserves that we spoke about yesterday 14.5 billion dollars तक पहुँच गए हैं, जो पिछले 40 महीनों का हाईएस्ट लेवल है। ये माइलस्टोन जून 30 को अचीव हुआ एंड इस सर्च का मेजर क्रेडिट जाता है टाइमली कमर्शियल और मल्टीलैटरल लोन्स को। सिर्फ एक हफ्ते में स्टेट बैंक रिजर्व्स में 3.6 बिलियन का जंप आया एंड ओवरऑल रिजर्व्स 12.7 बिलियन से बढ़ के 14.5 बिलियन तक आ गए। टोटल लिक्विड फॉरेन रिजर्व्स अब 18 बिलियन पे आ चुके हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक्स के पास 5.3 बिलियन है। ये स्पाइक सरप्राइजिंग था क्योंकि इससे पहले वीक में स्टेट बैंक रिजर्व्स में 2.6 बिलियन का रिकॉर्ड डिक्लाइन हुआ, जो 3 साल के सबसे बड़ा वीकली फॉल था। लेकिन सेंट्रल बैंक ने क्लियर किया कि उस वक्त के कमर्शियल और मल्टीलैटरल इन्फ्लोज अब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसमें 3.1 बिलियन डॉलर्स कमर्शियल लोन्स एंड 500 मिलियन से ज़्यादा मल्टीलैटरल फंडिंग शामिल है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये सर्च सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक टर्न अराउंड का सिग्नल भी है, क्योंकि ये शो करता है कि गवर्नमेंट और स्टेट बैंक पाकिस्तान ने मिलकर प्रूडेंट पॉलिसी, डिसिप्लिन बोरोइंग और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लोज सिक्योर किए हैं। रिजर्व्स का बढ़ना रुपये के प्रेशर कम करता है, IMF कॉन्फ्रेंस रीइंफोर्स करता है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है
पाकिस्तान का एक्सटर्नल अकाउंट स्टेबलाइज हो रहा है. बॉटम लाइन ये है कि स्टेट बैंक के रिजर्व्स 40 मंथ हाई तक पहुंचना सिर्फ एक नंबर नहीं है. इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंक्रीज होते हैं, करेंसी स्टेबिलिटी एंड फॉरवर्ड मूविंग मोमेंटम का असल सिग्नल है. इन समरी, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स have crossed $40 billion का मार्क. पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व्स विद स्टेट बैंक have crossed $14.5 billion despite paying billions of dollars worth of loans to China and बाकी lenders. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिक हाई बनाया 130,000 पॉइंट्स और रुकने का नाम नहीं ले रहा. अल्हम्दुलिल्लाह, let's keep it going. Inflation record is at record lows. Interest rates expected to fall in the upcoming monetary policy according to analysts. और ये सारा का सारा credit goes to our prime minister. Because of him, Pakistan's coming out of a very dark stage and now is improving. और इसका बेनिफिट सबको है मुल्क में, एवरी सिंगल पर्सन. सो दैट ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट सेगमेंट. कल हमारे साथ वकास गनी थे, लेकिन बिकॉज वी डिडंट हैव दैट मच ड्यूरेशन, मैं उनसे बात नहीं कर सकती, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था फॉर हिम टू जॉइन अस एंड स्पीक टू अस अबाउट सर्टन थिंग्स. वकास इज स्पेशली नोन इन द इंडस्ट्री फॉर हिज एक्सपर्टीज इन द सीमेंट सेक्टर, तो मैं उनसे उसके बारे में पूछूंगी. वी आर गोइंग टू आस्क हिम स्पेशली अबाउट स्टॉक्स, क्योंकि उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज फोकस इज द स्टॉक मार्केट, राइट, अबाउट पिकिंग अल्फाज एट JS Global. So stay with us, we're going to have a lovely conversation. Grab your nashta, your chai or coffee, whatever you have it, get comfortable. It's going to be very interesting. kahin nahi jayega. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I am Mashal Khan. We will be right back. Welcome back. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. Break पर जाने से पहले I let you guys know that we're going to have Vakas with us on the show again today. For those of you who don't know Vakas, Vakas is the head of research at JS Global. तो इनका मतलब his job in life is to research the stock market constantly. Within the industry, he's especially known as an expert on the cement sector. Vakas ne hamesha, jab bhi he has been kind enough to give us the time on our show to come back, he has always shared such great analysis, and especially what I love about the way that he speaks is कि हमेशा layman terms में बताते हैं चीज़ें. You know, ये मुश्किल उर्दू के अल्फाज जो होते हैं, जो मुझे भी नहीं समझ आते ना आप लोगों को, तो पता नहीं इकोनॉमिस्ट आपस में ही बात करते हैं. Vakas doesn't speak like that. So Vakas, thank you so much for joining us again today. Yesterday we got caught off early. I'm so sorry about that again. Thank you for inviting me. Okay, so first of all, I want to ask you let's talk about the fact that कल हमने बात की कि again हमारा index has reached another high, 130,000 points. पहली चीज़ तो किस मल्टीपल पे, टू reiterate our conversation yesterday, किस मल्टीपल पे currently we are 6.9 की PE मल्टीपल के एवरेज पे for the KSE 100 index, right? अगर हम बहुत क्रिटिकली देखें उस चीज़ को, अगर हम लूसली देखें 6.4, जो ब्रोकर्स हमें कहते हैं 6.4, लेकिन हमारी अपनी रिसर्च 6.9 कहती है, राइट? हिस्टोरिकली अराउंड 8 to 9 PE रेशियो इज़ वेयर the stock market starts turning toward a bear market. तो point wise and price multiple wise हमें क्या लगता है आप लोगों की रिसर्च के मुताबिक कि when are we going to see a correction in the index and where can the bear market come on? So अभी तो बहुत दूर है हम. We don't see a bear market or a bear run coming in any soon. अभी इसमें ज़ाहिर टाइम है, और जो अगर हम जैसे मेंशन 8 टाइम पी थिंग, 8 टाइम्स हमारा पी रहा है. इन गुड टाइम्स 12 टाइम्स का भी हमने पी देखा है. तो अभी इसमें काफ़ी गुंजाइश है. यहाँ से इंडेक्स जो है करीबन 20 से 25% जो है मज़ीद हमें पॉजिटिव नज़र आता है, मज़ीद गुंजाइश नज़र आती है टू रैली फ्रॉम हेयर इवन एट दीज लेवल्स. Okay, so you're saying maybe the next target is 160,000 index points by end of year? Yeah, that could be the intrinsic, yes. Hell yeah, let's go. कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि 70,000 पॉइंट्स पे जब रीच हुई थी ना मार्केट के, नहीं यहाँ से बस बहुत गंदा क्रैश आएगा. Okay, so let's talk about the fact that budget 25 to 26 में डिफेंस स्पेंडिंग 17% बढ़ाने की बात हुई. That's the plan, जबकि ओवरऑल बजट में 7% कट है, right? Is this defense heavy allocation going to hinder Pakistan's economic growth? नहीं, ऑब्वियसली इस तरह हम नहीं देख सकते. जो ओवरऑल हमारा स्पेंडिंग का हमने बजट देखा उसमें कोई 1% का डिफरेंस है सिर्फ. ज़्यादातर ज़ाहिर सब्सिडीज़ कम की गई हैं, डिफेंस बजट बढ़ाया गया है, बट दैट इज़ द ट्रेंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. करंट जो पॉलिटिकल जो टेंशन्स हमने देखी उसके अंदर तो और भी ज़्यादा जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं,
तो it makes sense to have a defense budget allocation like that. और डिफेंस बजट में अमूमन हम इस तरह की ग्रोथ देखते हैं, तो ये कोई ऑड बात नहीं है. दूसरी जानिब ऑब्वियसली इफ़ वी हैव अ हायर एलोकेशन टू डिफेंस, we can see spillover effect, positive effects on other sectors जहाँ हमें अगर तसलसल मिलता है पॉलिसीज़ में भी, सिक्योरिटी सिचुएशन ऑन बॉर्डर्स पे भी, तो हमारा ट्रेड जो है वो इन टर्न इम्प्रूव हो रहा होगा, विच इज़ अ बिगर बेनिफिट. सो वी शुड look at the bigger picture. So, Vikas, you especially have a very big focus in the cement sector, right? तो especially जब हमारी interest rates fall होना शुरू हो गई, we have seen a minor rally in the cement sector, लेकिन compared to, for example, the banking sector, right, the way they rallied. Usually, historically, जब interest rates गिर रही होती हैं, तो क्योंकि cements के लिए cost of borrowing कम हो जाती है, तो they see a very big effect. This year, we haven't seen that much of an effect. Are we still expecting the cyclicals to react आगे जाके, या is there a difference in analysis of the cement sector now? बिल्कुल, अब सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें बिल्कुल नज़र आता है पोटेंशियल है. रीसेंट रैली बैंक्स की जानिब से हुई. अगला फेज़ हमें लगता है ऑयल सेक्टर की तरफ से एक हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिलेगा इंडेक्स को. ऑब्वियसली वो हैवी वेट सेक्टर भी है, बट इसके बाद हमें नज़र आता है जैसे जैसे डिमांड इंप्रूव होगी तो सीमेंट सेक्टर जो है इज़ गोइंग टू पिक अप एंड विल बी इन द लाइमलाइट फॉर श्योर. Okay, so if we, I know कि पाकिस्तान में एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज साल में 3 दफ़ा तो चीज़ें एकदम से वक्त हालात जज्बात सब बदल जाते हैं. सो इट्स डिफ़िकल्ट टू फॉर्म अ लॉन्ग टर्म ओपिनियन, आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन in your opinion, if you are to answer this question somehow, right, तो अगले 5 से 10 साल में which sectors you specifically see the most growth in? मोस्ट ग्रोथ हमारा जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है काफ़ी वो लैग कर रहा है. उसने आगे जाते हुए बहुत से सेक्टर्स जो माजी में उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर सके इन द लास्ट 2-3 years. इंजीनियरिंग सेक्टर इज़ वन. सीमेंट सेक्टर एज यू मेंशन इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. बहुत ज़्यादा हमें हाउसिंग यूनिट्स की ज़रूरत है. हमारा फूड और कंज्यूमर जो सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी सारी जो हमें पोटेंशियल नज़र आता है, काफ़ी सारा, और काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल इस सेगमेंट में. इसके अलावा ऑब्वियसली सेक्टर्स लाइक बैंक्स एंड ऑयल ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो करते ही जाते हैं, बिकॉज आपका जो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन है वो इट्स वेरी लो. सो बैंक्स जो हैं वो हमेशा रेलिवेंट रहते हैं और इंटरेस्ट रेट साइकिल्स भी बदलते जाते हैं. सो वंस वी स्टार्ट सीइंग एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स इन द नेक्स्ट 3-4 years, हमें दोबारा से जो है वो बैंक्स जो हैं एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नज़र आते हैं. तो बैंक्स में इन्वेस्टेड रहना. इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर इट ऑलवेज इज़ अ रेलेवेंट सेक्टर, क्योंकि जो हमारे यहाँ खाद की जो इस्तेमाल है वो होता रहेगा. तो एग्रीकल्चर जो है किसी एग्रेरियन इकॉनमी, तो ये भी एक रेलेवेंट सेक्टर रहेगा. तो सारे सेक्टर्स जो हैं जो मेजर की सेक्टर्स हैं हमारे, उन सब में पोटेंशियल है. उन सब के अंदर अगर हमारा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो, सो वी कैन बेनिफिट इन द नेक्स्ट 5 to 10 years. Lovely, lovely. So, अभी जो हमारा फेडरल बजट आया, one thing that everyone in the equity is very happy about, almost एक pro-equity federal budget था, right? In the sense कि आपके capital gains equity पे remained consistent at 15%, हालांकि debt is now being taxed at 20% and आपके mutual funds के dividends are being taxed at 25%, right? तो उसकी वजह से there was a lot of expectations कि लोग अब shift होना शुरू हो जाएंगे from fixed income के instruments and debt instruments, money market, toward equity. Do you think that's a contributor to the rally? That is going to be a factor for sure. अभी फौरी तौर पे जो हम देख रहे हैं वो तो ज़ाहिर है बड़ा वाज़े है कि जो recent points एडिशन हुआ है, it's because of the banking sector mainly. So जो major banks हैं, अगर हम देखें UBL, मीज़ान बैंक, बैंक अल-हबीब, नेशनल बैंक, इनके अंदर हमने ज़्यादा इंटरेस्ट देखा फॉर स्टॉक स्पेसिफिक रीजंस. देखिए ऑब्वियसली एक तासुर है कि रिजल्ट्स जो होंगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स वो बेहतर होंगे एक्सपेक्टेशन जो पहले थी उसके मुकाबले में. तो अभी ज़ाहिर है वो उस तरह से नहीं आया, बट उसका एक ब्रॉड बेस्ड इम्पैक्ट हमें बिल्कुल नज़र आता है कि ये जो सेकंड हाफ अभी शुरू हुआ है कैलेंडर ईयर का, इसके अंदर वो भी एक स्विच हमें नज़र आएगा वाज़े. So, you know, back in, I believe it was Feb, जब IMF प्रोग्राम में हम अभी तक एंटर नहीं हुए थे, we were going to enter and everyone was very ecstatic about it. थोड़ी मूवमेंट आना शुरू हुई थी इंडेक्स में. During that time, circular debt की न्यूज़ started coming out, right? कि उसकी रेजोल्यूशन की बातें हो रही हैं via the banks.
तो उसके बाद एक रैली शुरू हुई फॉर OG, PPL, PSO एंड उसके बाद देन द एनर्जी सेक्टर टुक अनदर हिट बिकॉज वो रेजोल्यूशन कहीं नज़र नहीं आ रही थी. द बैंक्स वर सेइंग कि नो वी आर नॉट विलिंग टू हेल्प विद दिस एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ you know, just quarreling that kind of took place there. Finally, circular debt should be coming to some kind of resolution. Lekin, is there a date when we can expect this? I believe 9th or 10th July की बातें हो रही हैं, right? I cannot really give you a date because nobody knows for sure. But if अगर 9th or 10th की बात हो रही है तो yeah, that's very good. I think it's probably going to take a few more days. Yeah. And what would your targets be for the main benefactors, PSO, GPPL, if we Yeah. are talking? Without, Yeah. this is not us P- giving financial West- advice, we're just talking about targets. Yes, please Yeah, continue. yeah, yeah. Yeah, obviously the three stocks you mentioned, Yeah. they are going to be the also SNGP, yeah. And SNGP, of course, of course. Yeah, and Of course. So, बहुत सारे लोग ना, especially जब when I have a conversation, you've seen on social media and all of that, people don't know where to start with research, right? तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि especially people like you who are so well versed, अगर एक शख्स है जो अब अपनी stock picking में research करना शुरू करता है, where do they start from? अब सबसे पहला जो हमारे जो PSX की वेबसाइट होती है, सबसे पहले तो आप जो कंपनीज पढ़ना चाह रहे हैं उनके फाइनेंशियल्स निकालें, उनके फाइनेंशियल्स पढ़ें, उनकी वेबसाइट विजिट करें. पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी चीज़ ये है कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस कि आप जो स्टॉक मार्केट एक रेगुलेटेड मार्केट है प्रॉपर्ली. अच्छी चीज़ ये है कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस. अगेन, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो और एनी अदर एसेट क्लास, यू डोंट रियली नो मच अबाउट द इन्वेस्टमेंट. Either if you invest in a company, for example, if it's a company in the FMCG sector, you know कि ये कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो दुकान पे नज़र आता है, मैं इस्तेमाल करता हूँ, आपको ट्रेंड्स का भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि किस तरह जो है किस साइकिल के अंदर कौन सा सेक्टर हो सकता है. फिर उसकी जब आप कंपनी की गाइडेंस पढ़ते हैं, उसके डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसके रीसेंट फाइनेंशियल्स देखते हैं, सो यू गेट सम आइडिया. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू रियली गेट टू नो द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपनी. आप उसको ऑब्जर्व करें, उसके ट्रेंड्स देखें, उसके फाइनेंशियल्स पढ़ें और उसके जो कंपनी गाइडेंस है वो पढ़ें. एंड देन ऑब्वियसली if you go for further analysis, and there are obviously it's a little complex at times for newcomers. बट ये बेसिक चीज़ें ज़रूर आपको पता होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं किस कंपनी का शेयर होल्डर बन रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है. Definitely. So recently, actually just today, I was reading the news that according to PTA data, right, there's a resolution rate of 98% for our telecom providers. So there is a narrative that Pakistan is very behind on tech. But do we think that this signals that there's a digital growth narrative in Pakistan and it's being supported and there are being efforts made toward it? Yes, for sure. अच्छा, अब ज़ाहिर है 98% का जो रेजोल्यूशन रेट है, दैट ऑल्सो पॉइंट्स टू द फैक्ट कि चीज़ें जो हैं वो राइट ट्रैक पर तो हैं. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी जो कवरेज है वो नहीं है, सो वो उसके लिए मज़ीद मोबाइल फ़ोन्स दरकार होंगे. तो ये इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव तो है और ग्रोथ का तो हमें इशारा मिलता ही है कि इस सेक्टर के लिए रहेगा. रूरल एरियाज़ के अंदर अभी और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि ये पहुँचें इस तरह के मोबाइल फ़ोन्स, ख़ास तौर पर जो स्मार्टफोन्स हैं, फ़ोन्स विच हैव मोर फीचर्स. Obviously with more features you also need all kinds of connectivity availability. वो भी जो है इसके साथ साथ ज़रूरत होगी. तो इसको पूरे सेटअप को एक्सपैंड अभी होना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है. एंड इसके अंदर ऑब्वियसली जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ रखती हैं कंपनीज, उनके लिए भी ये पॉजिटिव होगा. जो रिसेंटली बजट के अंदर इन्होंने ड्यूटीज़ के ऊपर कमी की है, वो भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी इस को आगे बढ़ाने में. Definitely. And in keeping with that, our local mobile handset manufacturing, वो क्या कहते हैं, compared to commercial imports, we have made 12.5 million phones and sold them locally compared to हमने I believe 0.79 million phones import किए हैं, right? So that also adds the trend that tech is kind of picking up in Pakistan.
Yes, as I mentioned, the recent move by the government to eliminate duties on smartphones, Yeah, smartphone kits, yeah. CKD, SKD both, that's a positive development. तो इस तरह के incentives जो होंगे गवर्नमेंट की जानिब से जब आएंगे तो ऑब्वियसली हमें ये नजर आएगा। दूसरी जानिब जो कोविड टाइम्स जब थे तो उसके बाद हमने देखा 2022 के अराउंड इंपोर्ट्स पर बैन था, तो वो अब चूंकि नहीं है तो ऑब्वियसली उस वजह से भी विल सी दिस सेक्टर posting more growth. Definitely, definitely. So, BYD came to Pakistan and launched, earlier this year, and quite successfully. गाड़ी भी बहुत खूबसूरत है, अच्छी लगती है. So, Chinese cars are kind of picking up in Pakistan, right? Abhi recently, I was just yesterday reading this article about Xiaomi considering exporting its cars outside of China, right? Which it hasn't done as yet. So, क्या आपको लगता है कि there could be a possible JV with a Pakistani company? So that particular car, I also I've seen that car. So if that car is the one that is being considered, it's a very expensive car. Okay. So I don't know कि वो वाली चीज़ पाकिस्तान के अंदर किस हद तक उसकी Yeah. acceptability है, बिल्कुल consider किया जा सकता है. It's a very good car, the product that we're talking about. But it's probably it costs north of 2.5 CR. Or Yeah. something like that. So Yeah. you know, अगर इस तरह का अगर गुंजाइश है और अगर with the right marketing, if we can really capture that market जो कि इस तरह का luxury sedan segment में है. There's another car company जो a variant जो इसी तरह की गाड़ी है वो थोड़ा struggle कर रही है. So obviously पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कुछ टाइम लगेगा. दूसरी चीज़ ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी फौरी तौर पर उस तरह का नहीं है डेवलप्ड, तो उसमें भी जो है ऑब्वियसली फर्स्ट वी हैव टू आल्सो वर्क ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद जो है द नेक्स्ट फेज वी कैन प्रोबेबली सी सच कार्स आल्सो कमिंग इन पाकिस्तान. इट्स गुड स्टेप ऑब्वियसली. We have seen a trend of increased joint ventures with Chinese companies, right? And especially because China or Pakistan are allies on a political level, geopolitical level. So, do you think this trend is going to continue on a relatively more exponential scale? Yes, obviously, and it should, and it has. We've always seen कि इसमें हमें हमारा फ़ायदा भी होता है, और बहुत सारे ऐसे जो पावर प्रोजेक्ट्स भी लगे बिकॉज ऑफ द सीपेक, उससे भी हमें जो है हमारी जो एनर्जी के इश्यूज रहे थे जहाँ पर शॉर्टेज थी शुरू के जो एक फेज़ में, तो उसमें हमें ज़ाहिर है यकीनन फ़ायदा हुआ, और आगे जाते हुए भी इन अदर वेंचर्स. ऑब्वियसली चाइना इज़ अ ग्लोबल सुपर पावर. So a manufacturing giant like China, if they partner with us, it's always beneficial for Pakistan. Well, Vikas, thank you so much for being with us, especially second day in a row. I really appreciate you taking out the time आके इतनी अहम चीज़ें शेयर करते हैं हमारी ऑडियंस के साथ. So I'm sure कि जितना मुझे सीखने को मिलता है आपसे, I'm sure our audience feels the same way. Thank you for that. And I will see you guys tomorrow morning. No, wait, it's Friday. Oh, I'll see you guys on Monday. Hell yeah, it's the weekend. More research. We like weekends because हमें research करने का और time मिलता है. Not because छुट्टी. We don't like छुट्टी. Okay, we're hard-working people. हमें अच्छा लगता है काम करना, लेकिन बस हमें research करने का और मौका मिलता है, किताबें पढ़ने का और मौका मिलता है, and we can go to the gym for longer. So I'll see you guys now on Monday morning. Inshallah, let's rally more with the stock market. Hopefully, we'll have another beautiful, खूबसूरत high closing today, inshallah, 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 and Monday ko inshallah positive opening bhi hogi. So I'll see you guys then. Till then, take care of yourselves. Khuda Hafiz.